अस्सलाम वालेकुम आदाब। नाज़रीन तलख्तुन सीरीन का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, एक नई तख्लीक के साथ। और तख्लीक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत हैं, वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हम सब के बल्कि हम सबके प्यारे हाद दिल अज़ीज़ कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ही अच्छे शायर, बहुत ही अच्छे नाज़िम और हम सब के दिलों में उतरने वाले अपनी गुफ्तगू से सबका मुँह मोह लेने वाले जनाब गुलज़ार जाफ़र सर हमारे साथ हैं। हम जिस तख्लीक पे बात करने वाले हैं ये एक ग़ज़ल है, जिसके तख्लीक़कार कौन है, ये इंशाअल्लाह जब हम ख़त्म करेंगे प्रोग्राम शायद तब तक पहुँच जाए हम तक, अभी तक तो हम बहरहाल नावाकिफ़ हैं। तख्लीक के साथ और हमारे तज़िया निगार, हमारे तबसरा निगार के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले गुलज़ार जाफ़र साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हामी भरी और हमारी दावत कबूल की। जेके मराज़ कमराज़ अकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अ, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। आप तक शायद ये पहुँच चुकी होगी हमारी ग़ज़ल जिस पे हमें बात करनी है। आप चाहें तो मैं एक बार पढ़ के सुनाऊँ नाज़रीन के लिए? जी। मतला है कि दुनिया ने यूँ भला कब समझे हैं लफ्ज़ मेरे, दुनिया ने यूँ भला कब समझे हैं लफ्ज़ मेरे, बहरे हैं लोग या फिर गूंगे हैं लफ्ज़ मेरे। कोहना रिवायतों से करने लगे बगावत, ताज़ा समाअतों पर उतरे हैं लफ्ज़ मेरे। शेर सर कि बेशक चलाओ उन पर नक़्तो नज़र के खंजर, पत्थर नहीं जिगर के टुकड़े हैं लफ्ज़ मेरे। और शेर है कि कितने अज़ाब झेले नाज़ुक इबारतों ने, कितनी अज़ियतों से गुज़रे हैं लफ्ज़ मेरे। ये तो लहू के प्यासे निकले नवाबज़ादे, ये तो लहू के प्यासे निकले नवाबज़ादे, मैं तो समझ रहा था भूखे हैं लफ्ज़ मेरे। अब इस शेर से पता चल रहा है कि समझ रहा था, तो ये मुझ जैसी किसी बेचारी औरत का तो नहीं हो सकता। खैर, ये तो लहू के प्यासे निकले नवाबज़ादे, मैं तो समझ रहा था भूखे हैं लफ्ज़ मेरे। आँखों से जैसे तैसे मैंने लिए थे वापस, अब उसके गेसुओं में उलझे हैं लफ्ज़ मेरे। तीखे ज़रूर हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं, तीखे ज़रूर हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं, तुम बात करके देखो अच्छे हैं लफ्ज़ मेरे। आपके हवाले सर। शुक्रिया मोहतरमा मसरूफ़ा कादिर साहिबा। जम्मू कश्मीर मराज कमराज एकेडमी का एक बार फिर शुक्रिया। आज तलख्तुन शीरीन प्रोग्राम में फिर से मुझे मदऊ करने के लिए और इस बहुत ही खूबसूरत और पुरमानी तकलीफ के हवाले से अपने तासुरात बयान करने के लिए। आपका शुक्रिया सर। आज का जो इंतखाब है, मैं अपना वही रिवायती लफ्ज़ दोहराऊँगा कि ये इंतखाब नहीं, ये हुस्न इंतखाब। हुस्न इंतखाब जी। इस तरह के इंतखाबात से, ऐसी शेरी तख्लीकात से न सिर्फ हमारे सामने जो आजकल हमारा अदबी मंज़रनामा है, बिलख़ुसूस शेरी मंज़रनामा उर्दू के हवाले से, एक तो उसकी झलक देखने को मिलती है और हुँ, हुँ। दूसरा मैं ये वसूख के साथ कहना चाहूँगा कि इससे ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये जो पेज है, ये जो चैनल है, ये जो एकेडमी, इसके विकार में भी इससे इज़ाफ़ा हो जाता है। सही बात। जिस खूबसूरती के साथ मैडम ने किरत की इस आज की गज़ल की, ये सभी अशआर सामने रखते हुए पहले मैं एक मजमूई सा तासुर अपना पेश करूँगा, फिर एक-एक करके अशआर के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, ज़रूर। एक तो ये कि हर एक शेर न सिर्फ अपना
बल्कि शायर का भी एक भरपूर तारुफ कराता हुआ नजर आता क्या बात। है। ऐसे अशार तख्लीक करना खल्लाक जहनों का काम होता है, जहां पर शेर शायर का एक तारुफ पेश करे, शेर पढ़ते हुए उस शेर के पीछे मौजूद उसके तख्लीककार की एक पिक्चर सामने आनी शुरू हो जाए, एक तस्वुर उभरने लगे कि ये शख्स किस तरह की सोच रखने वाला, किस तरह की फिक्र रखने वाला, किस तरह की ज़हानत रखने वाला और किस तरह के जज़्बात रखने वाला इंसान हो सकता है। हो सकता है। इसके नज़रियात क्या हो सकते हैं? इसका समाज के तईं, दुनिया के तईं, ज़िंदगी के तईं क्या रवैया हो सकता है? उसकी एक धुंधली-सी या कहीं-कहीं साफ झलक जो मिलनी शुरू हो जाती है ना, इस तरह की शायरी नुमाइंदा शायरी कहलाती है, तर्जमान जी। शायरी कहलाती है, जहां शायर शेर को इस तरह बुन सके कि वो शेर सिर्फ शेरियत के ही तकाज़ों को पूरा न करता हो, बल्कि उसके पीछे शायर का एक तारुफ भी पेश करे और उसकी तर्जुमानी कर सके। ये मुझे कहना चाहिए। क्या इस खुशगवार तासुर के साथ और इस दाद बल्कि दाद तहसीन के साथ आगे बढ़ने की थोड़ी-सी जसारत करूँगा। मैडम का साथ जी, रहे, मैडम जी, का ज़रूर इंशाअल्लाह, कोऑपरेशन साथ। बिस्मिल्लाह। दुनिया ने यूँ भला कब बड़ा समझे कब हैं लफ्ज़ मेरे, बहरे हैं लोग या फिर गूंगे हैं लफ्ज़ गूंगे मेरे। हैं लफ्ज़ में। क्या तो पहले ही शेर में शायर इस बात का सिक्का जमाता है कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, पता मैं नहीं एक है। साहिब ख़याल भी हूँ और मैं साहिब कलाम भी हूँ। हुँ, ये जो तारुफ है इस गज़ल का पहला शेर मतला जो है इसका, और एक टेक्निकी खूबी ये भी है कि लफ्ज़ चूँकि ये तो शेर की बुनियादी इकाई है, लेकिन लफ्ज़ मेरे कहकर जो इन्होंने रदीफ बाँधा है और हुँ, फिर सरापा किसी भी जगह भी इस रदीफ को बेरब्त नहीं होने दिया है। बेरब नहीं वाह! होने दिया। सही है, वजह है। ये हुँ, कमाल फन है। यानी कि हर एक शेर में लफ्ज़ मेरे जो हैं लफ्ज़ मेरे, हुँ, ये यानी कि ये इस तरह फिट बिठाए गए हैं कि इनके बगैर उस शेर का मानी कंप्लीट ही नहीं। यानी कि ये उसकी मानवी स्ट्रक्चर जो सिमेंटिक स्ट्रक्चर होता है हुँ, शेर का, ये इसका हिस्सा है। हिस्सा है, सही बात है। वरना हमने ये भी देखा है अक्सर, कभी कभार मजबूरी भी हो सकती है, इस तरह का मुश्किल रदीफ बांधा जाए तो शायर को न जाने कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सामना और करना कहीं पड़े, कहीं सही। कहीं कहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए भी कोई न कोई रदीफ फिर मतलब उस मानवी स्ट्रक्चर में भर्ती का फिट नज़र नहीं आता होता, है। भर्ती का वो फिर ज़बरदस्ती बढ़ती नज़र नजर आता है। आता है। लेकिन इस हुँ, गजल में कहीं पर भी कहीं पे भी रदीफ ऐसा एहसास नहीं होता, बढ़ती में सही। नहीं है। हर जगह बेशक, पे ये न सिर्फ मानी खेज है, बल्कि उस शेर में जो मानी बनाने की प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट है इसके इस रदीफ के बगैर। मोस्ट ये मोस्ट शायर एप्रोप्रिएट का कहा जा कमाल है। सकता है। ये शायर का कमाल। दूसरा है कि कोहना रिवायतों से करने लगे बगावत, ताज़ा समाअतों पर उतरे हैं लफ्ज़ मेरे। हाँ, यहाँ भी एक तजाद का माहौल है जो वाजिया है। तज़ाद ही है। कोहना कोहना रिवायत और रिवायतें और ताजा ताज़ा समा। समाज हुँ, समाज। हुँ। तो यहाँ पर शायर, मैं ये कहूंगा कि अगरचे इसमें सरीहन कोई ताली नजर नहीं आती है, लेकिन लेकिन इस शहर तारीफ़ें का तो हैं खुद की। इनहेरेंट टोन है वो बिल्कुल ताली आमीर। तालियाँ में से बेशक।
वो ताल्ली आमेज और ढके छुपे ताल्ली लफ्जों में तो ताली ही है। जी। बिल्कुल, यानी कि मेरा कलाम जो है, मेरी शायरी जो है, मेरा बयान जो है, वो कोहना रिवायतों के परस्तारों के लिए नहीं है। मैं ताज़ा समाअतों का ताज़ा शायर, मैं ताज़ा ताज़ा दम समाअतों शायर से हूँ मुखातिब और मुखातिब। जी। तो ये बहुत बड़ी शेरी खूबी है इनकी। तो मतलब रिवायत से इन्हिराफ, रिवायत से बगावत, कोहना तर्ज से तर्ज कोहन जिसको हम कहें, ये अल्लामा इकबाल ने भी कई तरह से तर्ज़े भरता है ये कहन लफ्ज। प्यार तर्ज कोहन जो है, तर्ज कोहन से इख्तिलाफ रखना, बगावत करना, इन्हिराफ रखना, ये बड़े जहन का काम होता है, सही ये बात। बड़े फनकार का काम होता है। हमने आज तक देखा है कि जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं मुख्तलिफ शहरी रिवायतों में, मुख्तलिफ जो लिसानी रिवायतें हैं, उनमें जो भी अजीम लोग पैदा हुए हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी पुरानी रिवायतों से मुख्तलिफ थे। बगावत ही करते आए हैं, मुख्तलिफ हैं, तो सही बात है। इनका ये दावा, जो हम्म, बज़ाहिर एक दावा है, लेकिन इस शेर के बतन में अभी जो मैंने अर्ज किया, इनहेरेंट टोन जो है वो ताल्ली आमेज है। सही और बात। जिस अंदाज से, अब देखिए ताली भी क्या है, ताली तो हक है शायर का, और बड़े बड़े शायरों ने तो बड़ी बड़ी ताली आमेज अशार लिखे हैं, और वो मतलब उनकी फनकारी के साथ साथ पूरे अदब का पूरे अदब में उनकी एक खास हैसियत होती है। कुछ ताली ऐसी भी होती है जो अच्छी नहीं लगती, वो दावा सही बात। खोखला सा लगता है। लेकिन हम्म, कुछ हम्म, हम्म। तालीम ऐसी भी गुजरी हैं जिन पर जिन्हें तस्लीम करने का मन हमें भी करता है। और हमारी पूरी अदबी तारीख को फख्र है। फख्र है, सही बात। मसलन अगर मीर तकी मीर ने लिखा, सारे आलम पर हूँ सारे मैं आलम छाया, पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। फरमाया। अगर यही शेर कोई और शायर लिखता तो ये बात तो उस खलती थोड़ी। नहीं, हाँ, लेकिन मीर लिखता है, खुदाए सुखन लिखता है, तो लगता है उनको तो हक है ये बजा कहने। है, बजा है, सही बात। गोच उन्होंने ताली लिखी है, लेकिन ये सच्चाई है, ये सनद है। सनद है। दुनिया तस्लीम गालिब कर जैसा चुकी है। आदमी, मिर्जा गालिब जब लिखते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, ख्याल गालिब में तहरीर खामा नवाई सगले सरोश खामा है, नवाए सुरूश वो है। हक है ये कहने का। हक है गालिब कह कहने सकते का। हैं। वो कह अगर सकते हैं, इकबाल, सही अल्लामा बात। इकबाल ये कहे कि मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में, नहीं तो क्या बात है। और और ये नहीं लिखते हैं मैं भी तो एक राज था, मैं मैं भी ही नहीं, बिल्कुल। मैं ही तो एक मैं राज था ही तो, सीने कायनात। ये क्या तो गजब, क्या सही बात। इकबाल कहे तो अच्छा है। हम्म, मैं मानता हूं कि जो इस गजल का पूरा सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक से जो बड़े ख्याल का, बड़े आहंग का और एक खूबसूरत लहजे का शायर उभरता है, उसे ये कहने का पूरा हक है क्या कि वो बात, ये कहे क्या बात, कि ताजा क्या समय, खूबसूरत ताजा बात। समाअतों का शायर हूं, क्योंकि उसने अपनी ताजगी का भरपूर एहसास दिलाया है मुजाहिरा इसकी किया गजल, है। मुजाहिरा किया है, इजहार किया है, हम्म, और पूरी तरह सामीन और कारीन के फिक्री उनके फिक्र के साथ साथ उनके जमालियात पर अपनी एक छाप बिठाई है। तो ऐसा शायर इस तरह की बात कहे, उनको पूरा हक है ये कहने, बहुत क्या। दाद ले। आप जहमत जी 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 फरमाएंगी जी। इस पर? मेरा जरूर ये जरूर खून जरूर जो जरूर। तय मैं किया था आपकी ये बातों में सब इतनी गुम हो जाती हूँ कि भूल जाती हूँ। हाँ, बेशक चलाओ उन पर नक्दो नजर के खंजर, पत्थर हाँ नहीं जिगर के टुकड़े हैं लफ्ज मेरे। हाँ। बेशक अब चलाओ ये इन पर। देखिए, इसमें वही एक दर्द निहा नजर आता है जो अक्सर शायरों ने दबी दबी जुबान में बयान किया है कि
उनको हमेशा नकाद के साथ बनी नहीं है, बल्कि शायर को हमेशा नकाद के साथ ठनी है। ठनी रही है। जी, जी, ठनी ही है, ठनी रहती है। तो तो सही है। यानी कि मतलब देखिए, ये बनना और ठनना ये क्या मसला है? इस पर, इस शेर को हम बेस बनाकर अगर इस पर थोड़ी-सी बात करें। हुँ, हुँ, दरअसल शायर हमेशा समझता है कि नक्काद ने मेरे कलाम की रूह को नहीं समझा है। हुँ, हुँ, उसने सरसरी तौर मेरे को लफ्ज़ों पर अपने तनकीद का ट्रीटमेंट किया है, हुँ, लेकिन हुँ। मेरा मेरा असल दर्द जो था, जो एसेंस था इस उसको शायर का, नज़र ही नहीं आया। हुँ, हुँ, उस हुँ। तक उसकी रसाई नहीं हुई। अक्सर हुँ, शायरों हुँ, हुँ। को ये शिकायत रही है नाक़िदीन के साथ। हो न हुँ, हो ये हुँ। उसी तनाज़ुर में उन्होंने ये शेर कहा हो कि हुँ, हुँ। आप भी नक़्दो नज़र के तीर चलाइए, न नक़ाद से मुख़ातिब होते हुए, नकात लेकिन से ये ही याद जी, रहे कि कि पत्थर नहीं जिन जिगर के अशआर के टुकड़े। साथ आप ये छेड़खानी कर रहे हैं, वो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। टुकड़े हैं, बेशक होते हैं। और ये सही भी है, ये हुँ, हक़ हुँ। है कि शेर जो है, ये शायर के खून जिगर का, ये खून जिगर कशीद करके उसने लिखा हुआ। बेशक। तो यहाँ पर एक गहरा इशारा, मैं इस पर ये हुँ, हुँ, तबसरा हुँ। कारी ज़्यादा नहीं करूँगा, बल्कि उस गहरे इशारे की तरफ जाना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि इसमें पोशीदा है, छुपा हुआ है, कि वो ये कि नाक़िदों को भी सही मानों में अपने मनसब को समझना चाहिए। क्या बात है! सही बात, बेशक। हुँ, 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 क्योंकि हुँ। हम मान तनकीद निगार की हमारी निगाह में बड़ी कद्र है। हुँ, ये हुँ। एक ट्रेंड कारी होता है, सही बात ये है। सुख़न हुँ। शनास होता है, ये सुख़न के असरार और रुमूज़ से वाकिफ़ कारी होता है, हुँ, हुँ, सामिया हुँ। होता है। एक अच्छा नाक़िद मिलना तख़लीक़कार की खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती है, बेशक खुशकिस्मती ताकि है। मैं खुद बुनियादी तौर पे तख़लीक़ का बंदा हूँ, हुँ, तनकीद हुँ, का हुँ, नहीं। हुँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस वक़्त मैं तबसरा कर तहक़ीक़ात रहा हूँ, तो के ये या तनकीद नक़ाद की हैसियत से ही है, बेशक, बिल्कुल, बेशक। अगर नक़ाद ना हो, तो जो तख़लीक़ है, उसकी तफ़हीम कहाँ से हो पाएगी? बिल्कुल। तफ़सीर कहाँ से हो पाएगी? उसकी वैल्यूएशन नहीं मुमकिन है। हुँ, 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 हुँ। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि नक़ाद ये समझें कि तख़लीक़ बहरहाल एक तख़लीक़ है। हुँ, इसमें हुँ। सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं मौजूद हैं, बल्कि इसमें शायर के वो एहसासात भी। जज़्बात भी हैं, शायर का खून जिगर भी है, हुँ, उसकी हुँ। रातों की नींद भी है हुँ, हुँ। और उसके एहसासात भी। हुँ, तो हुँ। या वहाँ तक हम रसाई हासिल करने की कोशिश करें, अब जाके जो हमारी एहसास तनकीद हुँ, हुँ, होगी, हुँ। जो हमारी असेसमेंट होगी, जो हमारी इवैल्यूएशन होगी, जो क्रिटिकल अप्रेज़ल होगा, वो मानीखेज़ होगा, वो अच्छा होगा। तो इन ये एक सेंसिटिविटीज़ का ख़्याल रखना चाहिए बेशक। हुँ, हुँ। तो इस शहर में जो सेंसिबिलिटी है और सेंसिटिविटी है, सेंसिबिलिटी के हुँ, हुँ, साथ-साथ हुँ। जो सेंसिटिविटी मौजूद होती है, उस हुँ, सेंसिटिविटी हुँ। पर भी हम एक्सेस हासिल करें और फिर बात करें एहसासात एहसासात को मैं इसे इस तरह से कहूँगा, शायद ये मुबस्सर बने, हुँ, हुँ। जज़्बात और एहसासात को महसूस करते हुए शेर के हुँ, हुँ। अल्फाज पर जब बात की जाए, तो वो क्या तनकीद बात जो है, है! वो रसदार बनेगी, वो हुँ, हुँ, हुँ। पुरअसर भी बनेगी और फिर शायद शायर पुरअसर को भी। भी ये गिला नहीं कोई रहेगा, शिकाव "ऐ कोई शिकवा नहीं नक़्दो रहेगा। नज़र के तीर चलाने वाले, आप तीर तो अच्छा। चलाइए, लेकिन ये ख़याल रहे।" हुँ, तो हुँ। क्योंकि देखा गया है अक्सर नाक़िदों ने तख़लीक़ के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि जहाँ पर शायर के दिली जज़्बात जो हैं, एहसासात जो हैं, वो मजरूह मजरूह हो गए। ऐसा नहीं होना बेशक। चाहिए और इस तरह से कोई भी
अदबी रिवायत, सेहतमंद अदबी रिवायत फरोग नहीं पा सकती, नहीं पा सकती। सही बात। क्योंकि ये भी हमें मानना है कि तख्लीकार बजाते खुद एक नकाद भी होता है, बेशक होता है, पहला नकाद वो वो अपना अपनी खुद ही जात होता में है। एक नाकिद भी होता है। बिल्कुल होता है। उसका सबसे बड़ा सबूत हमारी मतलब आसमानी शायरी के दरख्शंदा तरीन सितारे मिर्जा गालिब है। हम्म। मतरूकात गालिब के नाम पे कहते हैं कि इतने अशार उन्होंने बहुत मतरूक किए कलमजद थे, किए। ये दीवान में शामिल नहीं थे। बेशक। और शेर हम्म। को तर्क करना, मतरूक करना, ये तख्लीकी अमल थोड़ी है, तनकीदी अमल है। तनकीदी अमल है बेशक, और वो भी अपना संगीन लिखा तकलीफ हुआ है। शेर खुद तर्क करना, डिसओन करना, ये तो तनकीद का काम है। यानी शायर अपने आप में भी एक नकाद होता बेशक होता है, बिल्कुल होता है, बजा है। तो फरमाया जी। लेकिन जो बाज़ाबिता तौर नकाद ही है, वो तो ये उनकी तरफ ये बात कही गई है इशारा। कि उन्हें एहसासात और जज्बात का ख्याल रहे। लेकिन फिर भी मैं ये हम्म। कहूंगा कि हमें इस बात का एतराफ करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो वाकईतन बड़े नकाद हैं, जिनमें शमसुर रहमान फारूकी साहब जैसे औरों लोग, की सब है। उन्होंने तो अपनी देखिए क्या होता है तनकीद का मनसब। उन्होंने अपनी तनकीद के जरिए से तख्लीककारों को तख्लीक के गुण सिखाए। गुर सिखाए हैं, बहुत अच्छी बात है जी जी जी। आप क्योंकि बाज़ाबिता तौर जी अदब की बिल्कुल बिल्कुल। तालिबा है, आप तालिब इस इल्म, बात बिल्कुल को अच्छी तरह बिल्कुल समझ, बिल्कुल। यानी वो सही बात तनकीद है। करते हुए तख्लीककार को गाइड करते हैं, गाइड करते हैं, तख्लीककार बेशक को करते हैं। एजुकेट करते हैं कि तख्लीक क्या होती है, ये होती है तख्लीक, महासिन क्या होते हैं और मुआइब क्या होते हैं, मुहासिन क्या बेशक होती सही बात। है, ये होती है। तो बहरहाल ये भी इस गजल का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मानी खेज शेर है, बल्कि रेफरेंस के तौर पेश करने के लायक शेर है। क्या बात रेफरेंस है, क्या के बात। तौर पे पेश करने के लायक शेर है। अक्सर और बेशतर जिन शेर, देखिए ये बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कुछ बातों में या कुछ अशआर में कोटेबिलिटी ज्यादा होती है, हम्म। अगरचे बेशक। उनका मानी कभी सरसरी भी हो, लेकिन कोटेबिलिटी ज्यादा लेकिन होती है। कोटेबिलिटी बहुत होती है। तो बार बार मसलन कोट किए जाते हैं हकीकत जी जी। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूल से, बनावट की उसूल से, जी 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 कि जी। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। भले सत्य ही सा हो ये बड़ा लेकिन, शेर नहीं है, नहीं सत्य ही सा है ऑब्वियसली, नहीं लेकिन का भी शेर कोटेबल है, है। लेकिन इसमें पोर्टेबिलिटी ज्यादा है। सही अब बात। कभी क्या होगा कि कोई शहर वाकईतन बड़ा शहर होगा, लेकिन हम्म। कोटेबिलिटी उसमें कम होगी। बहुत कम ही ये होती शहर है। जो हम इस वक्त इस शायर का डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये शेर अच्छा भी है, बड़ा भी है और कोटेबल और कोटेबिलिटी लिए भी है। हुए है, सही बात है। कोटेबिलिटी इस जी जी। पर्टिकुलरली इस शेर की सबसे बड़ी खूबी है। खूबी, सही बात है। तो जी। नेक्स्ट शेर है कि कितने अजाब झेले नाजुक इबारतों ने, कितनी अजियतों से गुजरे हैं लफ्ज मेरे। हाँ हाँ। हाँ, ये बहरहाल यहाँ पर शायर ने उस दुखती रग कहना कम पड़ेगा, उस दर्द को छेड़ा है जो दर्द बहरहाल हर तख्लीक का तकलीफकार का रवां मुकद्दर है। दवां खून है। सही बात। तख्लीक के जितने भी रग रेशे हैं, उनको अगर हम खंगाले टटोले तो वहां जो कुछ भी निकलेगा वो दर्द निकलेगा, वो अजियत दर्द की। निकलेगी। आज तक वही लोग, मैं यहाँ पर हाँ हाँ। मैडम आपकी तवज्जो चाहूंगा और फिर कारीन की भी, नाजरीन की भी, जी 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 जी, वही मुकम्मल लोग समझ। बड़े फनकार बन सके, चाहे नावल हम्म। हो, चाहे अफसाना हो, चाहे मुसव्विरी हो, वो सभी फनून जिनको अलामा ने एक ही शहर में अपनी कमाल फनकारी से समेटा था कि रंग हो या खिश्तो संग, जंग हो या खींच तो हर संग। खूनी, मोजज़ा जिगर के फन बदले की है खूनी जिगर से नमूद। खूने जिगर से नमूद। ये देखो खिश संग हो या खिश्तो संग, उन्हें सारे हम्म। फनून जमा किए हैं।
सारी ही। फन तामीर को भी, मुसव्विरी को भी, मुसव्विरी को भी, स्कल्पचरिंग को भी, कलम, ये जो है शायरी, कलम अफसाना कलम वगैरह, जी, नावल, सब इन तमाम फनून में आज तक वही लोग बड़े हैं, मौजूद हैं, जिंदा हैं, या उन्होंने ही अपने फन को जिंदा रखा है, जो इस बात से आगाह हुए, जिन्होंने इस बात को समझा और जाना कि जिंदगी बुनियादी तौर पे अजियत का नाम, क्या बात, बिल्कुल। जिंदगी फिल हकीकत एक गम है, हम्म, जिंदगी फिल हकीकत एक दर्द है, एक सफरिंग है। महात्मा बुद्ध क्या बात। जैसे अजीम इंसान ने तो अपना सारा वो फलसफा जो बाद में एक धर्म इसी बना, बात पे, इसी एक बात पे है कि जिंदगी सफरिंग। सफरिंग है, राइट, सफरिंग है। गालिब का वो शेर आप यहाँ देख लीजिए कि कैदे हयात और बंदे गम, बंदे गम, असल में एक दोनों एक हैं, मौत एक से ही है। पहले आदमी जिंदगी बजाते खुद अपने आप में एक गम बंदे है। गम है। तो इसी मजमून को यहाँ पर शायर ने जो बांधा है, मजमून आफरीनी रिवायती है, लेकिन जो मानी आफरीनी है वो बहुत ही खूबसूरत है, और वो इस शायर के अपने तजुर्बे का नतीजा है। क्या बात, क्या बात, ये कमाल बेशक। फनकारी होती है कि आप मजमून आफरीनी और आ, मानी आफरीनी एक साथ जमा करें, और फिर मतलब शेर को रिवायती मजमून में रखते हुए भी उसमें इस तरह के मानी भरें, उस तरह के मानी क्रिएट करें, जनरेट करें कि वो आपका पर्टिकुलरली आपका जाती तजुर्बा माने। पर्सनल, ये बहुत जी जी खूबसूरत जी, शेर है, बहुत, यानी एक्सपीरियंस। कि पता नहीं कितने अजियतों से, और यहां भी मतलब कितने, तफसील नहीं लिखी है, कोई पर्टिकुलर नहीं। जिंदगी कितने जब अजाब बजाते खुद खुला अजियत छोड़े। है, तकलीफ है, गम है, मेरा मेरा सोचना ये भी एक अजियत है, मेरा सही मुशाहिदा में, मेरा अजियत है। ये शायर के मेरी लिए अजियत सबसे है, अजियतनाक चीज जो होती है ना, वो उसका मुशाहिदा है, मुशाहिदा है, बिल्कुल, बेशक। वो उसका मुशाहिदा है। हम्म, मैं जो देखता हम्म, हूं, हम्म, मैं जो देखता हूं शऊर की आंख से, मैं हम्म, जो देखता हूं ज़मीर की आंख से, मैं जो देखता हूं एहसासात के ज़रिए से, ये सब मेरे लिए अज़ियत से कम नहीं है। और उसी अज़ियत को जब मैं सह नहीं सकता हूं, जब मेरा पैमाना लबरेज़ हो जाता है, तो ये शेर की सूरत में फिर ओवरब्रिम होना बेशक, शुरू जैसे होता है। परवीन शाकिर और के इस लिए आ तरह गई में अजाब जो है, तो बिल्कुल। यहाँ पर जो हम्म, लहजा है, जो ये अलमियाती लहजा है, अलमियाती लहजा बहुत ही हमेशा जिंदा रहने वाला लहजा होता है। ये सही बात। शायरी में सबसे ज्यादा आज तक जो आ, वो शायरी जो हर जमाने में पढ़ी जाती है, हर जमाने में रेलेवेंट रहती है, सरसब्ज रहती है, वो दरअसल वो शायरी है जो इंसानी अलमिया की जबान। कलम की, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर शायर ने अपने अलपू बांध दी है, और जिस फनकारी के साथ पेश किया है वो बहुत ही काबिल दाद है और काबिल सताइश है। तो मतलब एक एक करके मैं समझता हूं कि ये शायर जो है ना, बहुत सारे कम शायरों को ये चीज नसीब हुई है कि उनकी शख्सियत उनके शेरों के जरिए से, जैसे कि उनके चेहरे से एक एक करके ये पर्दा उठता है और उनका चेहरा वाजिया होना शुरू हो जाता है, उनकी शख्सियत वाजिया होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की प्रोसेस में इस गजल में देख रहा हूं कि एक एक शायर, जैसे कि हम औराक पलट रहे हैं, और शायर की शायर की शख्सियत की नई नई जहतें सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो इस शेर ने भी शायर की एक और बहुत ही अ, मानी खेज और बहुत ही गहरी और बहुत ही पुरशऊर अम, जहद को सामने शख्सियत की लाए। तस्वीर हमारे सामने हम्म, लाई है। सही बात। जी।
اب یہ شعر دیکھیں، مجھے ایک لاڈ سا نظر آتا ہے اس میں کہ یہ تو لہو کے پیاسے نکلے نوابزادے، میں تو سمجھ رہا تھا بھوکے ہیں لفظ میرے۔ اس شعر نے مجھے بھی کنفیوز ہی کیا ہے کہ نواب زادے، بھوکے، خون کے پیاسے، ان لفظوں کے مطلب ان کا باہمی کیا ربط ہے؟ ربط تو مطلب جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس شعر کی تہ تک نہیں پہنچ سکا کہ یہاں شاعر فی الحقیقت کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا نہ کہ مطلب کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب بہت ہی مطلب نیاز مندانہ انداز میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس شعر کو اگر وہ ریوزٹ کریں۔ دیکھیں، نواب زادہ اور بھوکا اور خون کا پیاسا، خون کے پیاسے، یہ لفظ جو ہے نا، یہ بالکل ایک مختلف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب نواب زادے کا خون کے پیاسے ہونے کے ساتھ اور پھر بھوکا ہونے کے ساتھ کیا مطلب، ڈیفینیٹلی یہ بھی انہوں نے بہت ہی اچھا کچھ سوچا ہوگا، اس کا بھی اپنا ایک لینڈسکیپ ہوگا، اس کا اپنا بھی ایک مانوی منظر ہوگا، لیکن میں اپنی کم مائیگی کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکا۔ تو مطلب دیکھیے، یہاں پر میں ایک گزارش یہ کروں گا، کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی ادب آج تک تحریر ہوا ہے اس میں یہ پوسٹ ماڈرنزم کی ایک ٹرینڈ ہے کہ جتنا بھی لکھا گیا ہے آج تک، چاہے وہ ہمارے کلاسکس کیوں نہ ہو، ان میں ایک گنجائش، ایک سکوپ رہتا ہے ریڈریکٹنگ، بالکل یعنی کہ ہم شیکسپیئر کے ہیملیٹ کو بھی ریڈریکٹ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں بے شک، الہامی کتابوں کو چھوڑ کر۔ چھوڑ کر وہ ہر ایک مبرہ میں ہے تو گنجائش مستقل، رہتی ہے۔ الہامی کتابوں کو استثناء حاصل ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی انسانی ہیومن ایفرٹ سے لکھا گیا ہے اس کو ریڈرافٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مطلب بالکل میں دوستویوسکی کو ریڈرافٹ کروں، میں ٹالسٹائے کو ریڈرافٹ کروں، یا میں حافظ کو ریڈرافٹ کروں، نہیں، حافظ چاہتے تو اپنے آپ کو ریڈرافٹ کر کر سکتے، سکتے تھے، بالکل کر سکتے تھے، دوستویوسکی چاہتے تو وہ اپنے آپ کو تو خود کو ریڈرافٹ کر سکتے، شیکسپیئر صحیح چاہتے صحیح تو مطلب جو انہوں نے ہیملیٹ میں لکھا یا مرکشو میں لکھا یا کیا کہتے وہ مرچنٹ آف وینس میں لکھا، وہ بالکل بالکل اس کو مختلف ڈائلاگ ریوزٹ لکھ کر سکتے، سکتے تھے۔ وہ لکھ سکتے تھے، وہ اس پر قادر تھے، وہ بالکل اس پہ خالق تھے۔ اچھا، تو میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ جب یہ شعر ہمارے سامنے کوئی کلیئر، کوئی واضح مانوی منظر نہیں ابھار سکتا ہے، تو بہتر ہے اس خیال کو، اس تصور کو جو شاعر کے ذہن میں موجود ہے، اس کو وہ دوسرے لفظوں کا جامہ پہنا کر اس سے بھی زیادہ سہج طریقے سے یا زیادہ خوبصورت طریقے سے بھی پیش کر سکتے، جی لیکن پھر ایک بھی اتنا کہوں گا کہ ٹیکنیکلی جو شعر میں لسانی ٹیکنیکس ہیں، ان اعتبارات سے یہ شعر بھی اچھا شعر ہے، غزل۔ خوبصورت شعر ہے، جی اب جی چونکہ ہمارا یہ خوبصورت ڈسکشن شعر۔ معنی کے اعتبار سے تھا، تو تب ہم نے وہ باتیں کہی ہے، تو ٹیکنیکلی یہ بھی اچھا شعر ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں بالکل ریڈرافٹ کرنے کی گزارش کریں گے، کیونکہ شعر کو اس کی لسانی ٹیکنیک زندہ نہیں رکھتی ہے، اس کے اندر چھپا ہوا گہرا معنی زندہ رکھتی صحیح ہے، بالکل لکھتے ہیں کہ آنکھوں سے جیسے تیسے میں نے لیے تھے واپس، آنکھوں سے جیسے تیسے میں نے لیے تھے واپس، اب اس کے گیسوں میں الجھے ہیں لفظ میرے، نازک خیالی ہے۔ ہے۔ وہی بات کہ جو میں نے عرض کی تھی کہ ایک ایک کر کے اس شاعر کی شخصیت کے نئے نئے نت نئے پہلو پرتیں سامنے آ رہے ہیں،
تو یہ ایک امپورٹنٹ پہلو جو تھا یہ باقی تھا، رومانوی پہلو۔ جی جی، اب رومانوی پہلو اگر یہ بھی آ گیا خیر سے۔ اگر شاعر رومانوی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہی شاعر ہے۔ ہاں، صحیح۔ تو اصل میں دیکھیے ہم نے رومانیت کا بھی یہ بہت ہی ایک محدود سا معنی جی آج جی تک جی دیا ہے۔ بدقسمتی سے۔ رومانٹسزم لٹریچر میں باضابطہ طور ایک تحریک تھی۔ ایک تحریک، بالکل۔ یہ ایک تحریک تھی، بلکہ جو انلائٹنمنٹ آیا تھا یورپ میں، اس کے ریئیکشن میں جو تحریک، بڑی تحریک، وہ رومانٹسزم۔ بالکل۔ رومانویت اصل میں انسانی جمالیات، انسانی جمالیات کا اہم ترین حصہ ہے، اور شاعری بنیادی طور پہ جمالیات کا ہی اظہار ہے۔ یہ پروسیس آف بیوٹیفیکیشن ہے۔ بالکل ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اتنا کہنا کافی ہوگا، یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بہت ہی من موہن بھی ہے، کیونکہ اس طرح کا لہجہ غزل میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ غزل بے جب شک۔ رومانوی لفظوں میں لکھی جائے تو وہ غزل زیادہ پسند کی جاتی ہے، وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، بلی لگتی ہے، کیونکہ غزل صحیح۔ وہ صنف ہے، مطلب جو بہرحال غزل میں تو ہم نے اب ہر طرح کے خیالات کو اب جگہ ملنی شروع ہوئی ہے، یہ غزل کی وسعت ہے، یہ غزل کا بڑا پن ہے، لیکن غزل اچھی لگتی ہے، بلی لگتی ہے جب یہ رومانوی انداز کی غزل ہو۔ بے شک۔ تو صحیح، بہرحال بالکل یہ صحیح۔ شاعر یہاں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میرے لفظ شاید میرے محبوب پر اتنے مطلب اثر انداز ہو چکے تھے کہ یہ شاید ان کے آنکھوں کے سپنے بن گئے تھے، ان کے آنکھوں کا سرما بن گئے تھے، ان کے آنکھوں کا آنسو بن گئے تھے۔ اب جب آنکھوں سے واپس لیے ہیں جیسے تیسے، جیسے تیسے۔ تو کیا لیا؟ جیسے۔ یا تو سپنے لیے ہوں گے واپس، یا آنسو لیے ہوں گے، یا وہ حسرت بری نگاہیں لی ہوں گی۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ مطلب اس سے ہم اخذ کرتے ہیں، یہ قیاس ہے ہمارا، یعنی کہ میرے لفظوں کا میرے محبوب سے ایک تعلق ہے، میرے محبوب کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایک وابستگی ہے، اور وہ وابستگی اس کے آنکھوں سے جھلکتی تھی، کیونکہ وابستگی تو دل کے ساتھ تھی، محبت کا رشتہ تو دل کے ساتھ تھا، لیکن محبت کا رشتہ دل میں ہوتے ہوئے آنکھوں میں وہ نمودار ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، تو میں نے جیسے تیسے کر اس کے آنکھوں سے واپس لیے تھے، لیکن اب گیسو میں پھنسے ہیں، زلفوں میں پھنس گئے ہیں۔ اب چونکہ زلف جو ہے نا، گیسو جو ہے، یہ استعاراتی طور پہ یا علامتی طور پہ ہمیشہ الجھاؤ کے معنی میں الجھانے کی استعمال بھی، کیا الجھاؤ ہے۔ کی۔ ہمیں یہاں صحیح پر صحیح۔ بھی رعایتاً اس لفظ کو اسی مانوی تناظر میں رکھنا چاہیے کہ جی جی۔ یہ مطلب شاید شاعر کے کہنے کا یہ بھی مقصد ہو کہ آنکھوں سے واپس لینے سے وہ یہ مراد لے رہا ہو کہ وہ مطلب سلجھاؤ ہے، اور گیسوؤں میں پھنسنا جو ہے یہ الجھاؤ ہے۔ الجھاؤ ہے۔ وہاں تک جو رشتہ تھا وہ سلجھا ہوا رشتہ تھا، سلجھا ہوا تھا۔ سلجھا اب ہوا جو رشتہ کھڑا ہو یہ الجھا ہوا ہے، یہاں میں ہوا ہے۔ ناکام ہوں، یہاں میں واپس نہیں لے سکتا ہوں۔ یعنی کہ یہاں پر، بلکہ یہاں پر لفظ میرے جو ہے اس میں ردیف، اس کا ایک اور ہی مانوی اس کی ایک اور مانوی جہت سامنے آتی ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال کل ملا کے یہ بھی اس شاعر کی خوبی ہے کہ اس کے شعر پہ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں، کی جا سکتی میں ہے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ دیکھیں، شعر جو ہے نا، اس میں
ये खूबी है शेर की कि इसमें बात वाजिया ना हो। सही बात है। इब्हाम ज़रूरी है किसी हद तक। ये जो इस तरह का ये है कि इसको कहते हैं कि जब हम वज़ाहत मतलब शेर में वज़ाहत नहीं है, क्लैरिटी हुँ, हुँ। नहीं है, तो इसमें कई सारी कयास आराइयाँ हो सकती है, ये भी की हो जा सकता है, सकती वो है। भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी शेर शायरी में ये भी एक हुस्न माना जाता हुस्न, खूबी समझी जाती है। है, ये जी। खूबी। तो बहरहाल हुँ, ये हुँ। शेर भी बहुत ही अच्छा शेर है, बहुत ही खूबसूरत शेर है, मानी खेज शेर है और एक बहकर उभारने वाला शेर है, जी, जिसमें बेशक। आँखें, जिसमें जुल्फ हैं, गेसू ये सब शामिल हैं और बड़ा ही मुतहरिक शेर है। तो कुल मिला के ये बेशक। शायद आखिरी शेर था गज़ल का। नहीं सर, एक और शेर है कि तीखे ज़रूर हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं। हाँ, तीखे ज़रूर हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं, तुम बात करके देखो अच्छे हैं लफ्ज़ मेरे। वाह, वाह! तो मतलब जैसे कि गज़ल के टर्मिनल पॉइंट पे आते-आते उसने अपनी गज़ल अब तक गज़ल शायर की तारीफ़ कर रही थी या तारुफ़ पेश कर रही थी। अब शायर अपनी इस गज़ल का और इस गज़ल में जी। इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों का तारुफ़ दे रहे हैं। हुँ, 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 जैसे हुँ। कि इस तरह का अमल हो रहा है कि जी। ये भी एक कुलिया है, एक आफ़ाकी हकीकत है कि जो हकीकत वाली बातें होती हैं, जो हकाइक होते हैं, जो बड़ी बातें हैं, हकीकत पसंदाना बातें हैं, बहरहाल तीखी ही होती हैं, वो तलख़ होती हैं, तुंद होती हैं। हुँ, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम का नाम तलख़ तुंद शीर में नाम ही रखा है। रखा। हुँ, हुँ। तो सच्ची बातें तलख़ होती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इसने एक आम-सी बात को इतनी खूबसूरती के साथ बयान किया है कि उसको ख़ास बना दिया। मैं दाद हुँ, तहसीन हुँ। देता हूँ इस शायर को। बिल्कुल आम सी बात को कि भाई मेरे शेर दिल के बुरे नहीं है, तीखे हैं। जैसे हम ऐसे भी कभी-कभार गुफ्तगू करते हुए किसी को कहते हैं कि ये आदमी ये थोड़ा गुस्सैल है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। दिल का बुरा नहीं है। जी, जी। कहते हैं ना अक्सर बेशतर। जी, जी, देखो अक्सर भाई कहते हैं दिल का बुरा मैं नहीं है। मुँहफट आदमी हूँ, मैं मुँहफट आदमी हूँ। मुँह मैं फटा नहीं आप दिल आप जो नाराज़ हो क्या जाएँ या खुश रहें, लेकिन मैं हाँ, हाँ, दिल का हाँ। बुरा नहीं हूँ, मैं सच बात बोल दिल देता का हूँ। सही बात इतनी है। आम सी बात है, इतनी आमियाना बात, इतनी अमूमी बात, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। देखिए किन ब्यूटीफुल लफ्ज़ों में, किन खूबसूरत लफ्ज़ों में इस शायर ने इस्तेमाल करके इसको भी बहुत ही खूबसूरत शेर बना दिया है। बना दिया है, ये बेशक। ये है, सामने की बात दिल को के इस तरह बुरे नहीं खूबसूरत हैं, अंदाज़ में पेश करना। दिल के बुरे नहीं हैं। ये बहुत ही अच्छा शेर है, बहुत ही अच्छा शेर। तो कुल मिला के जब हम इस गज़ल को समेटेंगे, इस गज़ल में एमर्ज होने वाले मुख्तलिफ अशआर और मुख्तलिफ लफ्ज़ों से एमर्ज होने वाले मुख्तलिफ मानी को एक जगह कंपाइल करेंगे, जमा करेंगे, तो मैं इतना कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े, बहुत ही बाशऊर और ज़हीन और फ़नकाराना ज़हन रखने वाले शायर की तख्लीक हो सकती जी, 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 यहाँ से यहाँ से नाम मौसूल हो चुका है। अ, जी, नाम के साथ-साथ इसका मक्ता भी आ चुका है और शुक्र है कि हम इस तरह की बात कर चुके हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं अभी इस आपके साथ थी और आपने जिस खूबसूरत अंदाज़ में तबसरा पेश किया है अ, नाज़रीन तो महज़ूज़ हुए ही हुए, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन क्या ही खूबसूरत इत्तेफ़ाक है कि आप खुद समझ जाएँगे या अगर आपको कोई सवाल को मुझसे पूछ लीजिएगा लिखते हैं, सागर में दर्द अपना इज़हार कर न पाया अच्छा, सागर में दर्द अपना इज़हार कर न पाया, मुझसे मेरी अना ने छीने हैं लफ्ज़ मेरे। सागर सरफराज साहब की गज़ल थी। अरे वाह, वाह! अस्तगफिरुल्लाह। ओह माय गॉड! I ओह love माय you गॉड! सागर सरफराज, लव यू सागर सर।
جی جی چلو ہمارے تو بھائی ہیں، میں کیا ہی کہوں، لیکن یہ ہمیں ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں جے کے مراز کمراز اکیڈمی والے. اور یہ اتفاق یہ ہے نا کہ یہ ابھی تک غزل ہماری نظروں سے گزری نہیں ہے، اس سے پہلے نہ انہوں نے کبھی کسی مشاعرے میں سنا نہیں ہی ہے. نہیں میں نہیں تاکہ میں نے مطلب وہ تو دوست ہیں اور اکثر ان کے ساتھ یہ ہوتی ہے جی جی مشاعرے جی پر. جی. اور وہ مطلب وہ فیس بک پہ بھی زیادہ ایکٹیو وغیرہ لکھتے رہتے ہیں، کشمیری بھی اردو ہوں وغیرہ. لیکن یہ پہلی یہ بات، غزل ابھی لیکن تک بہرحال نظروں سے نہیں واللہ گزری اب تھی، نہیں کیونکہ کبھی نہیں. نام بھی سامنے آ گیا ہے، یہاں سے پروگرام بھی جی طویل ہوا. جی جی لیکن بہرحال اب جب پروگرام ساگر بہت سرفراز کا ہے تو خوبصورت اس بنتا کے ہے. لیے یہ بنتا ہے. بنتا ہے سر. ساگر سرفراز صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے. جو موجودہ ہمارا شعری منظر نامہ ہے، اس شعری منظر نامے میں وہ ایک واقعیتاً ایک بہت بڑا اور بہت ممتاز نام ہے، ممتاز نام. معتبر ممتاز نام ہے، ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. اور بحیثیت انسان بھی وہ ایک دوست کی حیثیت بہت سے میں اچھا ان کو انسان. مطلب کبھی کبھار جب دل کی بات کہنی ہو نا، جو ہم کسی سے نہیں کہتے ہیں، تو میں اس وقت ساگر سرفراز صاحب کو فون کرتا ہوں. یہ کیا بات ہے. بہت ہی دیکھیے اللہ کا شکر ہے، بڑی مشکل میں ڈال کے بھی ہماری لاج رکھی رب نے. لیکن کیا ہی خوبصورت کلام ہے، اور ان کے تو ہم مرید ہیں ہی، بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ بہت عزت دیتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. لیکن کیا کیا خوبصورت کلام اور کیا ہی خوبصورت تبصرہ آپ نے کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، دونوں کو بہت بہت مبارکباد. اور جے کے مراز کمراز اکیڈمی کی طرف سے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا 1 گھنٹے کا ہو رہا ہے. او مائی گاڈ 30 منٹ سے زیادہ ویسے ہی وارن کرتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن چلیے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نوازش. السلام تھینک یو. علیکم. پھر السلام سے علیکم. انشاءاللہ